बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेपेटोरीनल डिज़ीज़। हेपेटोरीनल डिज़ीज़ में हम दो तरह की डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे, एक लीवर फेल्योर विच इज़ द हेपेटिक डिज़ीज़ और दूसरा हम रीनल फेल्योर विच इज़ द किडनी डिज़ीज़। और फिर उसके मुतालिक एनेस्थीसिया कंसिडरेशन कि अगर इस तरह के पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं और उसे एनेस्थीसिया देना पड़ता है तो आप क्या क्या मैनेजमेंट उसके करेंगे। तो पहले आते हैं टुवर्ड द लीवर फेल्योर। लीवर फेल्योर में जो लीवर का फंक्शन होता है वो रैपिडली लॉस होता है विद इन डेज़ और वीक। ख़ास तौर पर उन पेशेंट में जिनमें पहले से लीवर की कोई डिज़ीज़ ना हो, तो इस कंडीशन को हम लीवर फेल्योर का, यानी अचानक किसी का जो लीवर है वो अपना फंक्शन लॉस करता है, सो दैट इज़ कॉल्ड लीवर फेल्योर। या इसको हम एक्यूट हेपेटिक फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिज़ीज़ नहीं होता, अचानक जो है उसमें लीवर फेल हो जाते हैं और अपना फंक्शन लॉस करते हैं। तो एक्यूट लीवर फेल्योर या लीवर फेल्योर सिंपल से हमारे पास क्या होते हैं, वेरियस कॉम्प्लिकेशन उसमें आ सकते हैं, लाइक ब्लीडिंग भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो ब्रेन में इंक्रीज़ होते हैं, जिसको हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। इसके अलावा जो क्रॉनिक लीवर डिज़ीज़ होते हैं पेशेंट में, लाइक हेपेटाइटिस बी एंड सी या लीवर सिरोसिस, तो उनमें भी एक्यूट या लीवर फेल्योर हो सकते हैं। अब एक्यूट लीवर फेल्योर के लिए जो उसके ट्रीटमेंट हैं, तो ट्रीटमेंट के साथ वो रिवर्स हो सकते हैं अगर प्रॉपर टाइम पर उसकी ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन क्रोनिक लीवर फेल्योर जो है उसकी बियर रिवर्सल जो है वो इम्पॉसिबल है और वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होकर ख़त्म हो जाते हैं। लीवर फेल्योर में बेसिकली क्या होते हैं कि जो एमोनिया प्रोड्यूस होते हैं इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन यानी उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो बॉडी में एमोनिया का लेवल बढ़ जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एमोनिया का लेवल बढ़ते जाते हैं एंड फाइनली इसका लेवल जो है एक ख़ास स्टेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो कि बॉडी या ब्रेन की टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बता दिया कि ब्लीडिंग उसमें भी ज़्यादा होती है, कि उनकी जो क्लॉटिंग फैक्टर्स लीवर प्रोड्यूस करते हैं, अभी लीवर फेल्योर की वजह से वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसीलिए ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इसमें होते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर या साइन सिम्टम उसकी क्या होंगी, तो जॉन्डिस उसमें होगा, यानी आई बाल और स्किन की येल्विंग होगी, टोटल बॉडी जो है वो येल्विश नज़र आएगी। राइट अपर एब्डोमेन में पेन होगा, जहाँ पर लीवर होता है तो लीवर की एरिया में पेन प्रोड्यूस होगा। स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन होगी, नाज़िया एंड वॉमिटिंग। मलेज जो ओवरऑल बॉडी के है जो है पेन में होगी, एंड कन्फ्यूजन एंड स्लीपनेस, की उनकी ब्रेन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट है, ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ये इंक्रीज़ करते हैं, तो इसी वजह से कन्फ्यूजन एंड स्लीपनेस होगी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो एक्सेसिव फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है एंड दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड सेरेब्रल एडिमा। ब्लीडिंग ऑलरेडी हमने डिस्कस की कि उनकी क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होते। ब्रेन की इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी ट्रैक या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी उसमें ज़्यादा होते हैं और एट द एंड स्टेज उसमें किडनी भी फेल हो जाते हैं। डायग्नोसिस में हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल देखेंगे कि उनकी क्लॉटिंग फैक्टर उसमें कम होते हैं, तो कोगुलेशन प्रोफाइल भी डीरेंज होगा। NTH CVH BS जो सरफेस एंटीजन है उसको चेक करेंगे कि अगर कि कोई क्रॉनिक कंडीशन तो नहीं है। लीवर के डैमेज को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करेंगे और लीवर बायोप्सी, उससे एक छोटा पीस लेंगे और उसको एग्ज़ामिन करेंगे, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं।
हाउ वी विल प्रिवेंट और बॉडी फ्रॉम लीवर फेलियर। तो यूजुअली ये ड्रग ओवरडोज की वजह से भी हो सकते हैं। तो जो ड्रग हम लेते हैं तो उसके प्रॉपर डोज़ में लेनी चाहिए, ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो एसेटोमाइनोफेन है या एनसेड है, दैट कैन काज लीवर फेलियर। अगर उसको ओवरडोज लिया गया या फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसको प्रॉपर डोज के मुताबिक लेनी चाहिए। अल्कोहल ड्रिंकिंग कैन आल्सो काज, तो उसको कम कर देने चाहिए। हेपेटाइटिस बी और ए चूँकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल होते हैं तो उसको प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी और को अगर कोई इन्फेक्शस डिजीज़ हो लाइक हेपेटाइटिस ए बी सी, तो उसकी बॉडी फ्लूइड या उसके ब्लड को अवॉइड करना चाहिए ताकि उसके साथ कोई कांटेक्ट ना रहे, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। जो वाइल्ड मशरूम होते हैं इट कैन आल्सो काज लीवर फेलियर, तो उसको भी अवॉइड करने चाहिए। और अगर कोई एरोसोल बॉडी जो रूम या वगैरह घर में कोई यूज़ करते हैं, तो उसी दौरान ये ख्याल रखना चाहिए कि जो रूम या जहाँ पर आप एरोसोल को यूज़ करते हैं तो वो एरिया फुली वेंटिलेटेड हो, और मास्क भी उसके साथ पहना करें। इसी तरह अगर इंसेक्टिसाइड या दूसरी टॉक्सिक केमिकल को आप यूज़ करते हैं तो अपनी बॉडी को कवर किया करें और लॉन्ग स्लीव्स पहना करें। इसके अलावा ओबेसिटी को भी कंट्रोल करें। तो अगर हम ये प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ करेंगे तो इससे चांसेस ऑफ लीवर फेलियर बहुत कम होते हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो यूजुअली जो लीवर फेलियर का पेशेंट होता है वो हम आईसीयू में ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट हम एज सच नहीं करते, जस्ट उसकी जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस की उसको हम कंट्रोल करते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट हम लेंगे जिसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। इसके अलावा जो एसेटोमाइनोफेन ओवरडोज या मशरूम की वजह से अगर लीवर फेलियर काज हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम उसकी एंटीडोट जो है वो लेते हैं। अगर एक्यूट लीवर फेलियर रिवर्स ना हो सका, ठीक है, तो फिर इसी कंडीशन में दूसरा कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ मैंडेटरी। लीवर ट्रांसप्लांटेशन में ये होता है कि जो पार्ट ऑफ द लीवर डैमेज हो चुकी है उसको रिमूव किया जाता है, और जो डोनर की हेल्दी लीवर होते हैं उससे वो पार्ट जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा अर्ली स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन भी ज़रूरी है। अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन है तो उसको अगर हम अर्ली डायग्नोज करें लाइक HCV या HBS या हेपेटाइटिस ए, अगर हम उसकी टाइम पे उसको फाइंड आउट करें और उसको ट्रीट करें तो लीवर फेलियर की चांसेस कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए, रिड्यूस करें। एनेस्थीसिया में जो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है फॉर द सच पेशेंट विच हैव एक्यूट लीवर फेलियर, तो उसमें अक्सर ये होता है कि एयरवे जो है वो कंप्रोमाइज़ होते हैं ड्यू टू द लो कॉन्शियस लेवल, क्योंकि उसमें कॉन्शियस लेवल कम होता है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट है, तो लो कॉन्शियस लेवल होता है, तो इसी वजह से एयरवे जो है वो सिक्योर करना ज़रूरी होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट। इन्वेसिव मॉनिटरिंग उसमें ज़रूरी है क्योंकि उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो हमें इन्वेसिवली ब्लड प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर वगैरह जो है उसको मॉनिटर करने चाहिए। अगर हाइपोटेंशन होते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से हाइपोटेंशन भी होते हैं, तो हाइपोटेंशन को ट्रीट करें विद द वेज़ोप्रेसर, ठीक है, नॉरएड्रेनालिन। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो IV ग्लूकोज लगाया करें, और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी इसमें होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस में रखें। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई ब्लड है एकोमुलेट हो चुके हैं तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास कर लें और उसके थ्रू फिर लैक्टुलोज को पेशेंट को दें, ठीक है, तो फिर NG से जो ब्लड है वो ईज़िली एस्पायरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक्टिव ब्लीड मौजूद है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस एक्टिव ब्लीड को भी कंट्रोल किया जाए। ड्यूरिंग द सर्जरी
इसी पेशेंट में अक्सर हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं क्योंकि इसमें ब्लीडिंग है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, तो जनरल एनेस्थीसिया उसके लिए सूटेबल है। और इसी के थ्रू हम ब्लीडिंग को भी आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। चूँकि इसमें हाइपोटेंशन भी होते हैं, ब्लीडिंग भी होती है, तो चांसेस ऑफ हाइपोक्सिया एंड हाइपोवोल्यूमिया एंड हाइपोटेंशन, ये 3 चीज़ें इसमें बहुत कॉमन होते हैं ड्यू टू द ब्लड ब्लीडिंग। ठीक है, तो प्रॉपर वेंटिलेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है ताकि हाइपोक्सिया वो ना हो जाए। हाइपोवोल्यूमिया के लिए आप इन्फ्यूजन भी लगा सकते हैं। अगर ब्लीडिंग हेमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होते हैं, लेस देन 7, तो आप फिर इन ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करें। और हाइपोटेंशन को इसी तरह अवॉइड करें थ्रू द इन्फ्यूजन्स और थ्रू द वेजोप्रेसर नॉरएड्रेनालिन। इसी तरह अगर ब्लीडिंग मैंने बता दिया कि HB लेस देन 7 है तो आप इसको फिर ट्रांसफ्यूज़ भी करें ब्लड। अच्छा, एनेस्थीसिया के दौरान जो ड्रग कार्डियक आउटपुट और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को कम करते हैं उसको अवॉइड करने चाहिए या बहुत ज़्यादा कम करने चाहिए ताकि फ़र्दर जो हेपेटिक ब्लड फ्लो है या लीवर को जो ब्लड सप्लाई हुआ वो कम ना हो जाए। तो पर्टिकुलरली इसमें आप बेंजोडाइज़ेपिन और प्रोपोफॉल इसको अवॉइड करें क्योंकि वो कार्डियो डिप्रेसेंट है, आर्टेरियल प्रेशर को भी कम करते हैं, कार्डियक आउटपुट को भी कम करते हैं, तो उसको अवॉइड करने चाहिए। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ऑफ चॉइस जो है इसमें वो एट्राक्यूरियम है, उसका लीवर के ऊपर बहुत कम इफेक्ट होते हैं क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म ब्लड में होते हैं। ओपियाइड जो है उसको भी अगर हो सके अवॉइड करें या उसको कम यूज़ करें। ठीक है, और अगर यूज़ करना है तो उन्हीं पेशेंट में आप यूज़ करें ताकि जो आपको पता चल सके कि ये इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली भी हमें वेंटिलेटर पर रखना है, तो उसमें आप ओपियाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता चलता है कि नहीं हम इसको एक्सट्यूबेट करेंगे तो फिर ओपियाइड यूज़ ना करें। अगर यूज़ करते हैं तो शॉर्ट एक्टिंग यूज़ करें क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का अगर कॉन्शियस लेवल कम हो जाते हैं तो वो इजीली रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में जा सकते हैं। एनसेड जो है उसको अवॉइड करने चाहिए, स्पेशली जो हम इंट्राऑपरेटिवली केटरोलिक एसिड देते हैं तो उसको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो और भी वर्सन करते हैं लीवर फेलियर को। अब आते हैं टुवर्ड द रीनल फेलियर कि किडनी फेलियर किसे कहते हैं। तो इसमें जो किडनी है वो अपना फंक्शन लॉस करते हैं। किडनी का मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो जब किडनी अपना फंक्शन लॉस करते हैं तो इससे ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं होती इन द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बढ़ जाते हैं एंड इट कैन लीड्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन। रीनल फेलियर की 2 टाइप्स है, एक एक्यूट रीनल फेलियर है और दूसरा क्रॉनिक है। तो एक्यूट रीनल फेलियर को हम एक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं और ये बहुत रैपिडली विद इन आवर्स 2 डेज़ वो उसके आंसेट होते हैं एंड इट इज़ फेटल। ये बहुत ख़तरनाक भी हैं जिसके लिए इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है ताकि इसको रिवर्स किया जाए। क्रोनिक रीनल फेलियर जो है वो स्लोली डेवलप होती है विद इन मैनी ईयर्स। ठीक है, और इसकी जो काज हैं वो पहले से एग्जिस्ट करता होता है, लाइक रीनल स्टोन्स अगर लॉन्ग टाइम के लिए रह जाए, ओवरडोज ऑफ द ड्रग स्पेशली जो एनसेड अगेन यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं अगर उसको ओवरडोज मिले। डायबिटीज़ मिलाइटस उसमें बहुत कॉमन है, हाइपरटेंशन में भी होते हैं। ठीक है, तो क्रोनिक रीनल डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वेसल की बजाय वो फिर बॉडी की कैविटीज़ में एकमुलेट हो जाते हैं। पर्टिकुलरली वो हमारे पास जो लंग्स है उसमें उसकी एकमुलेशन होती है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी भी इम्बेलेंस आ जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी में बढ़ जाते हैं, लाइक क्रेटिनिन और यूरिया जो है वो भी बॉडी में बढ़ जाते हैं। काजेज़ उसके क्या हैं? तो एक काज वो है जो कि रीनल ब्लड फ्लो को कम करते हैं, लाइक हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इन द रीनल वेसल्स, तो इसी वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं और
और जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन है वो भी कम हो जाते हैं। ब्लड और फ्लूइड लॉस, अगेन इसमें रीनल ब्लड फ्लो कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर विच कैन काज द नर्विंग ऑफ द रीनल वेसल्स। हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट अटैक में क्या होता है कि ब्लड हार्ट जो है प्रॉपरली पंपिंग नहीं होता करता और किडनी को ब्लड सप्लाई कम होता है। लीवर फेलियर हमने पहले डिस्कस किया कि उसकी एंड में फिर किडनी फेलियर भी होते हैं कि उनकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती। अदर किडनी डिजीज़ लाइक रीनल स्टोन, नेफ्राटाइटिस वगैरह जो हैं। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। यूज़ ऑफ एक्सेसिव या ओवरडोज अगर एनसेड यूज़ किया जाए। सीवियर बर्न जिसमें पोटाशियम का लेवल हाई हो जाते हैं। एंड सीवियर डिहाइड्रेशन लाइक ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस। तो ये कंडीशन है विच कैन लीड टू क्रोनिक रीनल डिजीज़ या क्रोनिक किडनी फेलियर। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगी? तो यूरिन आउटपुट कम होगा कि उनकी रीनल ब्लड फ्लो कम है और फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं होती, तो यूरिन आउटपुट कम होगा। इसके अलावा जो फ्लूइड का लेवल है बॉडी में वो बढ़ जाते हैं, तो जो लोअर लिम्स है और फेस है इसमें फ्लूइड की कम्युलेशन होगी, वहाँ पर एडिमा होगा। फैटीग होगा, नोज़िया भी होगी, ड्राउजनेस भी होगी कि उनकी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बढ़ चुके हैं और वो ब्रेन तक भी जा सकते हैं। एंड फाइनली इन द सीवियर केसेस सीजर भी आ सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? क्या ऐसी कंडीशन है जिसमें चांसेस ऑफ किडनी डिजीज़ जो है क्रोनिक किडनी डिजीज़ वो ज़्यादा होते हैं? तो डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज फॉर द क्रोनिक रीनल डिजीज़। इसके अलावा परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, जो मॉर्बिड ओबेसिटी होती है जिसमें बॉडी का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो मोर देन 40 हो जाते हैं। एबनॉर्मल किडनी स्ट्रक्चर या ओल्ड एज। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? जो जिस तरह पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें फ्लूइड की फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं होती है, यूरिन आउटपुट कम होता है, तो बॉडी में फ्लूइड जो है उसका लेवल बढ़ जाते हैं और वो जाकर बॉडी कैविटीज़ में एकमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पल्मोनरी एडिमा की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो जाकर हार्ट के इर्द गिर्द एकमुलेट हो जाते हैं। जो हार्ट की पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें भी फ्लूइड की एकमुलेशन हो जाती है और उसी फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। सो दिस कैन काज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम विच इज़ कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डाइटिस में फिर चेस्ट पेन होता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस उसमें होते हैं और फ्लूइड की भी, ठीक है। तो इसी वजह से मसल वीकनेस या मसल फैटीग जो है वो भी होते हैं, स्पेसिफिकली ड्यू टू द पोटाशियम लेवल। डायग्नोसिस में हम यूरिन आउटपुट को मेजर करेंगे डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें यूरिन आउटपुट हमारे पास कम आएगा। रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे जिसमें हम यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल देखेंगे, तो वो बॉडी में बढ़ेगा, सीरम में उसका अमाउंट ज़्यादा होगा इन द किडनी फेलियर, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम होगा। इसके अलावा अगर कोई किसी दूसरी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज़ काज हो चुकी है लाइक रीनल स्टोन या किसी और वजह से, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ज़रूरी हैं। इसकी ट्रीटमेंट हम यूजुअली सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जो सिम्टम होते हैं उसकी ट्रीट करके उसकी कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है, जो उसके डेवलपमेंट है, उसको भी कम किया जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है जिसके लिए प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है एंड द क्रोनिक किडनी फेलियर? सो इसमें हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करना पड़ता है। अगर एनीमिया है, क्योंकि इसमें एरिथ्रोपोइटिन के प्रोडक्शन भी कम होते हैं, तो एनीमिया कॉमन है, तो एनीमिया को भी ट्रीट करें। स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को भी कम किया, यानी फ्लूइड को रिमूव किया जाए या फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि ज़्यादा फ्लूइड ना ले सकें। और इस तरह डाइट को भी कंट्रोल करें ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाए। लेकिन अगर ये चीज़ें ट्रीट करने के बाद भी फ्लूइड का लेवल या किडनी का फंक्शन जो है वो रिस्टोर ना हो सके, तो फिर इसके लिए एंड स्टेज की इस कंडीशन को हम कहते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज़। और एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में दो ही पॉसिबल वेज है, एक है डायलिसिस, ठीक है, जिसके थ्रू आप वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करते हैं, और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
एनेस्थीसिया में अगर इस तरह का पेशेंट आ जाए जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज़ मौजूद हो तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो प्री ऑपरेटिवली उसकी मैनेजमेंट में इंक्लूड है कि जो फ्लूइड ओवरलोड के पेशेंट होते हैं तो उसको बिफोर द सर्जरी या बिफोर प्लानिंग द एनेस्थीसिया उसको डायलाइज किया जाए ताकि पल्मोनरी एडीमा और हाइपरटेंशन की चांसेस कम हो जाएं। इसके अलावा ड्यूरिंग द इंडक्शन जो उनकी फ्लूइड कैविटीज़ में एकमुलेट हो चुके हैं, सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारे पास इसमें कम होते हैं, वो सारे फ्लूइड जो है जाकर कैविटीज़ में होते हैं, तो इसलिए चांसेस ऑफ हाइपोटेंशन विद इंडक्शन हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करें, ऐसा ड्रग यूज़ करें जो कि हाइपोटेंशन को डिक्रीज़ करते हैं, लाइक केटामीन। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको करेक्ट किया जाए, ठीक है। और पेशेंट को इन्वेसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत होते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी इन्वेसिवली मॉनिटर किया जाए और सेंट्रल वेनस प्रेशर को मेजर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कार्डिक आउटपुट को भी कंटिन्यूसली मेजर किया जाए थ्रू द ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। पेरी ऑपरेटिवली अगर पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस डिपेंडेंट है तो इसमें फिस्टुला होगा फॉर द डायलिसिस, तो आप जो आईवी किनोलेशन करते हैं वो कॉन्ट्रालेटरल टू द आईवी फिस्टुला करेंगे, ठीक है, जो वेनस फिस्टुला बनते हैं। तो जिस हाथ में फिस्टुला हो उसके अपोजिट साइड पे आप फिर आईवी किनोलेशन करेंगे। इंट्रावीनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीवीपी रीडिंग की बेस पे करेंगे। अगर सीवीपी रीडिंग ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब है कि फ्लूइड ओवरलोड है, तो आप फिर कम से कम फ्लूइड देंगे, ठीक है। तो सीवीपी मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पे आप इंट्रावीनस फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे। सोडियम और पोटाशियम का लेवल इसमें ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन ना यूज़ करें फॉर द इन्फ्यूजन जिसमें सोडियम और पोटाशियम का लेवल हाई हो, चूँकि इसमें अक्सर हाइपरकलीमिया होते हैं, ठीक है, ये हाइपरकलीमिया है। तो हाइपरकलीमिया होते हैं तो पेशेंट में सक्सिनाइल कोलिन को अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो फर्दर पोटाशियम के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। वो ड्रग भी यूज़ ना करें या कम से कम यूज़ करें जिसका जो एक्सक्रीशन है वो किडनी की थ्रू हो, लाइक मार्फिन एंड बेंजोडाइजेपिन, क्योंकि अभी किडनी फेलियर हो चुकी है तो ये ड्रग आसानी के साथ बॉडी से फिर निकल नहीं पाते, क्योंकि किडनी इसको फ़िल्टर नहीं करते, लाइक बेंजोडाइजेपिन एंड मार्फिन या ओपियाइड हम कह सकें। तो अगर आप ओपियाइड यूज़ भी करें तो शॉर्ट एक्टिंग ओपियाइड यूज़ करें या इसको अवॉइड किया जाए। अगेन इसमें मसल रिलैक्सेंट की जो एट्राक्यूरियम है वो चॉइस ऑफ एजेंट है, क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो थ्रू दी ब्लड होते हैं, ठीक है। तो एट्राक्यूरियम बेशक यूज़ किया करें, लेकिन जो ड्रग्स किडनी की थ्रू फिल्टर होते हैं तो उसको अवॉइड किया जाए। So this is about today lecture, the kidney failure and liver failure, कि how you will manage the patient with kidney failure and liver failure during anesthesia। तो ये आज का आप लोगों का आखिरी लेक्चर था, इसी के साथ कोर्स ख़त्म हुआ। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।